वेस्ट हो गया, तो फिर से शुरू करते हैं, एक बार इसको फिर से समझने की कोशिश करिए। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस नेचर का है, ये यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। जो हमारा वर्ड है, इस पूरे वर्ड में मेनली दो ही तरह के कॉन्स्टिट्यूशन पाए जाते हैं, एक होता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की पावर होती है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो गवर्नमेंट की पावर होती है वो पूरी की पूरी किस में वेस्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। वो वेस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। और जो प्रोविंसेस होते हैं, मतलब जो हमारे यहाँ जैसे एक हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसी तरह जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होते हैं जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, ये सब, तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो मानी जाती है कि सेंटर के सबऑर्डिनेट में है, वो उसके अंदर काम करती है, ठीक है। और जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इसका थोड़ा सा उलट होता है। और इसमें क्या होता है कि जो पावर होती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों की पावर क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इनके मैटर इनको बता देता है और इनके मैटर इनको बता देता है। अगर इसको सिंपल वर्ड में बोले तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। बात समझ गए, ठीक है। अब जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका इसेंशियल फीचर यही है कि सारी पावर ही किसको देके रखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देके रखता है, ठीक है। मगर जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है इसको आप इजीली पहचान सकते हैं। इसको पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप इसको इजीली पहचान सकते हैं। जैसे कैसे, इसके कुछ इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फीचर होते हैं, ठीक है। कुछ इसेंशियल फीचर या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसके, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के। और वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं, पहला देखिए। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल यूनिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल यूनिट। मतलब जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसके पास कौन कौन सी पावर है या वो कौन कौन सी पावर एक्सरसाइज करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बता देगा। और साथ में ये भी बताएगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी कौन कौन सी पावर है, और दोनों एक दूसरे के पावर को इनक्रोच नहीं करेंगे। और दूसरा फीचर क्या होता है इसका, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मींस कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, सुप्रीम होगा। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ी अथॉरिटी होगी और कोई भी इसको बाईपास नहीं कर सकेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट और रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी इन रिटेन फॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन होना चाहिए। अगर ये रिटेन नहीं होगा तो ये सब सारी बातें कैसे पता चलेंगी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन फॉर्म में होना चाहिए। और चौथा पॉइंट क्या है, रिगिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिगिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अमेंडमेंट प्रोसीजर थोड़ा टफ होना चाहिए, ठीक है। जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो थोड़ा टफ होना चाहिए। और लास्ट में क्या है, पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है आपका अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू solve the dispute between central and state government, मतलब एक कोर्ट होना चाहिए
अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, क्योंकि इनके बीच क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, इन दोनों के डोमेन को डिसाइड कर दिया गया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कोर्ट की अथॉरिटी होनी चाहिए, जैसे हमारे केस में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 के अंदर करता है। इसको अभी हटा देते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं। अब देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये सारे पॉइंट अपने पास रखता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। अगर आप देखिए तो हमारा संविधान क्लियरली, खास तौर से अगर आप देखिए तो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप पढ़िए या शेड्यूल 7 देखिए, ठीक है। शेड्यूल 7 में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, जो शेड्यूल 7 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पॉइंट 1 पे चर्चा कर रहे हैं अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो जो शेड्यूल 7 है उसमें क्लियरली मेंशन है, 3 लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। या उधर चले जाइए सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप वाले चैप्टर में 245 के आगे वाले पार्ट में आर्टिकल 245 246 ऐसे पढ़ते चले जाइए, तो आप देखेंगे कि क्लियरली मेंशन है कि स्टेट की कौन सी पावर है, वो किस डोमेन में एक्सरसाइज करेगी, सेंट्रल की अपनी कौन कौन सी पावर है और वो उसको कहाँ कहाँ एक्सरसाइज करेगी। इसके अलावा आप देखिए सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप लोग को गोलकनाथ का केस याद हो, क्योंकि जो आगे हम पढ़ेंगे, अभी हम बस इसको नहीं पढ़े हैं कभी, तो बस याद रखिए, गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन गवर्नमेंट है जो पूरी, इसमें ना तो प्रेसिडेंट सुप्रीम है ना प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम है, अगर कोई सुप्रीम है तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ठीक है। आगे देखिए, थर्ड पॉइंट हमने इसमें डिस्कस किया था रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन है कि नहीं? 100 टेक्स्ट कैन नॉट अल्टर अ सिंगल फैक्ट। अगर कोई इस पे 100-200 टेक्स्ट ला के भी दे दे कि भारत का संविधान रिटेन नहीं है, तो भी वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्राइमा फेसाई दिख रहा है हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने अडॉप्ट किया है, इसको लिखा है, कमेटी बनाई है, तो इस पॉइंट पे कोई चर्चा करने की बात ही नहीं बनती है। आगे देखिए हमने क्या किया था, रिगिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अमेंडमेंट प्रोसीजर इज टफ। अब अगर अमेंडमेंट वाला पार्ट अभी आगे पढ़ाएंगे, मगर जान लीजिए हमारे यहाँ अमेंडमेंट 3 तरह से होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। एक तो होता है कि अदर देन फंडामेंटल राइट, अगर कोई अमेंडमेंट है तो वो सिंपल मेजॉरिटी उसको पास कर देती है, 50+1%, ठीक है। दूसरा होता है 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। दूसरा तरह का अमेंडमेंट होता है 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये मैक्सिमम मामले कुछ ये रिलेटेड होते हैं आपके फंडामेंटल राइट वगैरह से, या कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं, जब पढ़ाएंगे तो इसको अच्छे से बताएंगे। अभी बस जानते चलिए कि 3 तरह से अमेंडमेंट हमारे यहाँ होता है। और थर्ड क्या होता है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% जो होंगे स्टेट हमारे, वो भी अपने लेजिस्लेचर से, मतलब उत्तर प्रदेश अपने विधानसभा विधान परिषद से लॉ पास करेगा, तमिलनाडु पास करेगा, मतलब फिर इसको और क्लेरिफाई करिए कि 50% से अधिक राज्य भी पार्लियामेंट में पास होने के बाद उसको अपने यहाँ से पास करेंगे, जैसे जीएसटी, प्रेसिडेंट की पावर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का तरीका। तो इन सब चीजों को अगर अमेंड करना है तो 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग करेगी, पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। पहले तो पार्लियामेंट में पास होगा 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले मेथड से, फिर उसके बाद हाफ स्टेट जो इंडियन स्टेट +1 उसको भी वो अपने यहाँ लेजिस्लेचर से पास करेंगे। तो हमारे यहाँ 3 तरीके के अमेंडमेंट प्रोसीजर दिख जाते हैं। हमारे यहाँ सिंपल भी है और रिगिड भी है। रिगिड मतलब टफ वाला भी है। टफ वाला कौन सा है? थर्ड और सेकंड अगर देखिए कहीं ना कहीं टफ है, ठीक है। ये 4 पॉइंट अभी देख लिए। और जो 5वां पॉइंट था, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट एराइज हो जाता है, जैसे भी, या स्टेट और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट एराइज हो जाता है, तो उसको कौन सॉल्व करेगा? एक अथॉरिटी होनी चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए भी हमारे पास, अगर आप आर्टिकल 131 देखेंगे, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट एराइज होता है तो कोर्ट उसको सॉल्व करे। बात समझे कि नहीं? अब देखिए, ये फेडरल
कॉन्स्टिट्यूशन के तो लगभग सारे फीचर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, मतलब अडॉप्टेड है। ये जो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर होता है वो इसमें दिया हुआ है। उस फिर भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। आप अगर किसी से पूछिए, अभी इस पे चर्चा करेंगे हम लोग ऐसा क्यों है, अगर आप किसी भी जानकार से पूछिए तो थोड़ा सा हेजिटेट करता है एक्सेप्ट करने में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके पीछे रीजन है। अब जैसे रीजन पे चर्चा करने से पहले एक दो प्रोफेसर्स को अगर आप चर्चा कर लें, उन्होंने क्या कहा है। जैसे प्रोफेसर केसी वेयर, प्रोफेसर केसी वेयर, वी आर, आप लोग कुछ भी प्रोनाउंस करिए, इसको वी आर हम लोग पढ़ते हैं, WHEARE, प्रोफेसर केसी वी आर। ठीक है, प्रोफेसर केसी वी आर, इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल। प्रोफेसर केसी वी आर ने क्या कहा, लिखते जाइएगा, ना हो तो साथ साथ में नोट्स इसी पैटर्न पे बनाइएगा जिस पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को दिक्कत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोलने से। ऑल्दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऊपर वाले सारे पॉइंट थे, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के सारे फीचर हैं। ठीक है, और प्रोफेसर केसी वी आर खुद बोलते हैं, प्रोफेसर केसी वी आर खुद बोलते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल, QUASI, क्वासी फेडरल। इसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स अ यूनिटरी स्टेट विथ सब्सिडियरी फेडरल नेचर। दैट मीन्स यूनिटरी स्टेट विथ UNITARY, यूनिटरी स्टेट विथ सब्सिडियरी फेडरल नेचर। मतलब इनका ये कहना है कि हम लोग क्वासी फेडरल हैं, ऑल्दो हमारे पास फेडरल फीचर हैं, फिर भी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसके सबऑर्डिनेट में ही बाकी स्टेट चल रहे हैं। ऐसा क्यों इन्होंने कहा, इस पर भी चर्चा करेंगे। इनके बाद एक और है प्रोफेसर जेनिंग। हाँ, ओके, प्रोफेसर केसी वेयरएस ने कहा था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल, दैट इज यूनिटरी स्टेट विथ सब्सिडियरी फेडरल नेचर, दैट इज यूनिटरी स्टेट विथ सब्सिडियरी फेडरल नेचर। ठीक है, इन्हीं की तरह एक और थे प्रोफेसर जेनिंग। प्रोफेसर जेनिंग का भी कहना था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। वो यहां तक तो मान रहे थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, बट इसके साथ उन्होंने एक और आगे लाइन जोड़ दी थी, और वो लाइन क्या थी, with a strong centralizing tendency, with a strong centralizing tendency। प्रोफेसर जेनिंग जो थे, प्रोफेसर जेनिंग, उन्होंने कहा, यहां पे लिख देता हूं फिर से इनका नाम, प्रोफेसर JENNING, प्रोफेसर जेनिंग। प्रोफेसर जेनिंग ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। मतलब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है मगर इसका जो सेंट्रल है ना, सेंट्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब इन्हीं की तरह और से लोगों ने भी ये सेंटेंस बोले हैं, मतलब ऐसे ही वाक्य दिए हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल होते हुए भी सेंट्रल के पास ज्यादा पावर है, या ये ट्रू फेडरल नहीं है। ऐसा क्यों बोला है इन लोगों ने, इसके पीछे कुछ रीजन है, उस रीजन पे अब चर्चा करते हैं। ऐसे सेंटेंस के पीछे रीजन क्या है, जैसे पहला देख लीजिए, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ठीक है, अगर आप लोग पढ़े होंगे कहीं भी थोड़ा बहुत भी, आर्टिकल 249, 250, 253 वगैरह देखिएगा, सॉरी आर्टिकल 249 कह रहा हूं, आर्टिकल 155, फिर से इसको करेक्ट करिएगा, आर्टिकल 155 एंड 156। अगर आप इसको देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट कौन करता है,
सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, ठीक है। और जो गवर्नर होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का, न कि सीएम होते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? गवर्नर। और सारे बिल वगैरह भले से विधानसभा विधान परिषद से पास हो जाएं, मगर गवर्नर की एसेंट लेनी जरूरी होती है। और गवर्नर मना भी कर सकता है, कई बार मना कर सकता है, रोक के रख सकता है। प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकता, बट गवर्नर कर सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट एक बार से ज्यादा बिल को नहीं रोक सकता है, मगर जो गवर्नर है ना, वो रोक देगा, ठीक है। ये ज्यादा पावरफुल होता है अपने डोमेन में। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट ये है, पार्लियामेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट इन स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ऐसे समझिए, अभी आपको मैंने शेड्यूल 7 के बारे में बताया था, उसमें आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, स्टेट लिस्ट दी हुई है अलग से, सेंट्रल लिस्ट दी हुई है अलग से, कंकरेंट लिस्ट दी हुई है अलग से, ठीक है। अब उसके हिसाब से स्टेट वाले मैटर में स्टेट लॉ बनाएगी, किसके हिसाब से? शेड्यूल 7 के हिसाब से। स्टेट वाले मैटर में कौन लॉ बनाएगा? स्टेट लॉ बनाएगी। सेंट्रल वाले मैटर में सेंट्रल लॉ बनाएगी। और क्या बोलते हैं इसको, कंकरेंट लिस्ट के लिए दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है। इसको पढ़ाएंगे तो अच्छे से चर्चा करेंगे। मगर आर्टिकल जो 249 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 249, हमारा सेकंड वाला पॉइंट। आर्टिकल 249 ये कहता है कि नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकती है। बात समझ गए? अब यहां पे भी देखिए हम क्या कर रहे हैं, स्टेट की पावर को ओवर रूल कर रहे हैं, मगर किस कब कर सकते हैं? जब नेशनल इंटरेस्ट हो। यहां तक बात समझ आ रही सबको? आवाज आ रही है ना? ठीक है, आगे देखिए, जो तीसरा पॉइंट है वो बात करता है आर्टिकल 3 की। अब देखिए, आर्टिकल 3 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या पार्लियामेंट बोलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मतलब पार्लियामेंट वर्ड यूज करते हैं वो ज्यादा सही है। पार्लियामेंट हैज पावर, पार्लियामेंट के पास पावर है किसी भी स्टेट का डिवीजन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, उसकी बाउंड्री बदलने के लिए, उसका नाम बदलने के लिए। किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट जब चाहे तब किसी स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, दो पार्ट में बांट सकती है, उसकी बाउंड्री चेंज कर सकती है, उसके नाम को चेंज कर सकती है। हालांकि वहां पे प्रोविजन है कि स्टेट से पूछा जाएगा, बट उससे वो बाउंड नहीं होगी। कौन? पार्लियामेंट बाउंड नहीं होगी उनके सजेशन से स्टेट के। ये बाबूलाल का केस था, पढ़ाएंगे भी आप लोग को आगे, तब बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। और जो चौथा पॉइंट है हमारा, इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन हमारा आर्टिकल 252 टू 360 है, 252 से 360 तक, जो ये बताती है कि स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज में जो पार्लियामेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकती है, मतलब चुनी हुई सरकार को गिरा सकती है, हटा सकती है। और ये हुआ भी है, 100 से अधिक बार इसका उपयोग किया गया है गवर्नमेंट को अल्टर करने के लिए, ठीक है। कई बार लोग बोलते हैं कि संविधान बचाना है, क्या करना है, तो ये सब चलता रहता है हमारे यहाँ। जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो पुरानी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करती है जो स्टेट में, ठीक है। तो अगर इन चारों पॉइंट को देखिए आप, जो भी हमने चर्चा किया था, इन चारों पॉइंट से एक बात तो समझ में आती है कि फेडरल फीचर होने के बाद भी हमारे पास कई ऐसे फीचर हैं कि जो दिखाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, या आप कहिए पार्लियामेंट, ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से जो प्रोफेसर जेनिंग थे, प्रोफेसर क्या नाम था उनका, केसीवीआर थे, वो सब कहीं ना कहीं फेडरल मानने से मना कर रहे थे, इसीलिए वो इसको फेडरल नहीं मान रहे थे। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या आया हमारे पास? लास्ट में क्या कंक्लूजन आया? लास्ट में हमारे पास ये कंक्लूजन आया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो प्योरली यूनिटरी है, ना ही प्योरली फेडरल है। ये हमारे पिक्यूलियर कंडीशन को डील करने के लिए डिजाइन किया गया है। कंक्लूजन हमारे पास क्या आया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ना तो वो प्योरली फेडरल है, ना ही प्योर यूनिटरी है।
ठीक है, ना ही वो प्योरली यूनिटरी है, बल्कि वो डिजाइन किया गया है स्पेशली डील करने के लिए हमारे पिक्यूलियर कंडीशन को। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ जुडिशरी के एग्जाम में कि वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिटरी और फेडरल। तो ध्यान रखिएगा, आपको आंसर ऐसे ही लिखना है जिस पैटर्न पे मैंने आपको पढ़ाया है। आप सबसे पहले लिखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वन इज फेडरल, वन इज यूनिटरी एंड अनदर इज फेडरल। ठीक है, फेडरल के एग्जांपल सबसे अच्छा है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। ठीक है, तो सीधे सीधे आप लिखेंगे कि वर्ड में देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वन इज फेडरल, वन इज यूनिटरी, सेकेंड इज फेडरल। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या होता है, मतलब यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेशलिटी क्या है। स्पेशलिटी बता दीजिएगा कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर होती है और स्टेट इसके सबऑर्डिनेट होते हैं। फिर बताइएगा कि इसेंशियल फीचर ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का इसेंशियल फीचर वही जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। ठीक है, 2 3 4 5। पहला पॉइंट आपको मैंने बताया था क्या, पहला पॉइंट बताया था कि डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए सेंट्रल स्टेट के बीच में। दूसरा बोला था सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी। तीसरा बोला था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगी। चौथा होगा कि रिगिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अमेंडमेंट प्रोसीजर टफ होगा। और पांचवा बोला था कि अथॉरिटी ऑफ कोर्ट होगा जो डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। ठीक है, ये सारे फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं। ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर होते हैं ना, ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं। इसके बावजूद ये आप लिखेंगे उसके नीचे, although all these features found in the Indian constitution, but there are many scholars who hesitate to accept Indian constitution as a federal constitution because there are many features embodied in Indian constitution which are like in nature of unitary constitution. They are following. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वो यूनिटरी फीचर बताएंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। कौन कौन से थे वो, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। दूसरा क्या बताया था, पार्लियामेंट की पावर है नेशनल इंटरेस्ट में स्टेट के लिए कानून बना सकती है अंडर आर्टिकल 249। और तीसरा क्या था, आर्टिकल 3, किसी भी स्टेट का डिवीजन कर सकती है, बाउंड्री बना सकती है, कुछ भी कर सकती है स्टेट की कंसेंट के बिना। ठीक है, और लास्ट वाला मैंने आपको बताया था इमरजेंसी प्रोविजन। इसके अलावा और भी आर्टिकल हैं, बट ये सबसे ज्यादा यूज्ड आर्टिकल है। फिर इसके बाद एक कंक्लूजन हम अपना लिखते हैं। ठीक है, कि हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए। तो कंक्लूजन यही लिखिएगा कि न तो फेडरल है न यूनिटरी है, मगर ये इसलिए बनी है कि हमारे पिक्यूलियर कंडीशन को ये डील कर सके। बात समझ गए सब लोग, यहां तक समझ चुके। अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसमें कुछ चीजें और बतानी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का व्यू बताना है, अंबेडकर जी के हिसाब से क्या था। तो आंसर तो इतना लिख देना, मगर अगर कई बार क्या होता है कि अंबेडकर जी की ही हेडिंग कोट कर देगा, फिर आपसे पूछेगा आपका क्या व्यू है, तब वो कोट के बाद आप ये आंसर लिखिएगा जो हम बताएं आपको। अभी तक लिखना यही है, थोड़ा सा उसको भी जान लेते हैं, वो 1 नंबर 2 नंबर में आ जाता है। ठीक है, और पूछ लेता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है, वो भी बताइए, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक, मगर मेन आंसर ये है। आप लोग समझ गए ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है कि यूनिटरी है, समझे कि नहीं, समझ गए? ठीक है, और सीवेश कहाँ थे तुम? सो गए थे? ठीक है, अच्छा, हाँ ठीक है, सबको रक्षाबंधन मुबारक हो। ठीक है, हाँ वो दूसरे, अब ये तो अब बाद में रिपीट कर देंगे तुम्हें। ठीक है, जब टिक कराएंगे तब रिपीट कर देंगे। अब क्या करें, इसमें एक और फ़ोन लगा हुआ है ना, 2 फ़ोन चल रहा है। ठीक है, तो एक फ़ोन पे एक उधर से। ठीक है, हाँ परेशान नहीं हो, इसीलिए मैंने बाद में बताया कि जब तुम आ गए हो तब उसके बाद शॉर्ट में मैंने इसको बताया। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या था कि कंक्लूजन के बाद देखिए, एक ऑस्टिन का नाम सुने होंगे आप लोग, ऑस्टिन एंड बी आर। ठीक है, ये सभी स्कॉलर ही थे, ऑस्टिन एंड ए आर बिर्क। ऑस्टिन, ऑस्टिन एंड ए आर बिर्क, BIRCH, बिर्क।
ऑस्टिन एंड ए आर बिर्क, इनका भी कभी कभी सेंटेंस आ जाता है कि इन्होंने क्या कहा था। तो इन्होंने कहा था कि इन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक टर्म यूज किया था। अकॉर्डिंग टू देम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सिस्टम। अकॉर्डिंग टू देम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रिंसिपल। को क्या बताया मैंने, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रिंसिपल, जिसका मतलब होता है कि न तो ये प्योरली यूनिटरी है, न ही प्योरली फेडरल है, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये किसने कहा था? ऑस्टिन एंड क्या नाम बताया मैंने, ए आर बिर्क ने। ऑस्टिन एंड ए आर बिर्क ने। दूसरा डीडी बसु है। डीडी बसु, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था। इन्होंने कहा था, डीडी बसु ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर यूनिटरी नॉर फेडरल बट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, तो इनका बिर्क साहब और ऑस्टिन और डीडी बसु नियरली एक ही लाइन पे चल रहे थे। और जो एक थे इसमें अलेक्जेंडर विल, ये एक नंबर के क्वेश्चन में बहुत आता है। अलेक्जेंडर विल ने कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुई जेनेरिस, SUIGENERIS, सुई जेनेरिस। इन्होंने कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुई जेनेरिस। ठीक है, सुई जेनेरिस मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पिक्यूलियर एक तरह से, डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन। सुई जेनेरिस का मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम अदर, बट हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वीएन शुक्ला, डॉक्टर वीएन शुक्ला साहब, ये इन्होंने बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे इस पूरे नाम में सबसे इंपॉर्टेंट नाम एक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। वो क्या कहते थे? उनका ये कहना था कि, लिखवा देते हैं अभी इनके सेंटेंस को मगर समझ लिए। इनका ये कहना था कि नो डाउट देयर आर मेनी प्रिंसिपल जो कि किस नेचर के हैं, यूनिटरी नेचर के हैं, मगर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल ही है। बात समझे इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि इन सब से कोई मतलब नहीं, कितने फीचर हमारे जो हैं वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, मगर ये फेडरल ही है। तो लिख लीजिए इन्होंने क्या कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, नॉट विथ स्टैंडिंग मेनी प्रोविजन, which give notwithstanding many provision which give the central power to override state government nonetheless, NONETHELESS एक ही में रहेगा, nonetheless our constitution is federal constitution, nonetheless our constitution is federal constitution। बात समझ गए? ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू रहा है। सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू रहा है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के व्यू के लिए हम लोग 3 केस पढ़ते हैं। 3 केस हम लोग को पढ़ाया जाता है या पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसे कह लीजिए। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। यहां तक समझ में आया कि नहीं सबको? जैसे जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर जाएंगे हमको और अच्छे से समझ में आने लगेगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ठीक है। ठीक है, सीवीएस को थोड़ा सा समझ में आ गया। अगर टाइम से आए होते तो पूरा आ जाता। ठीक है, और
सबको रक्षाबंधन की बधाई फिर से, अगर भूल गए होंगे, अगर दे दिए होंगे तो फिर से। ठीक है, अभी तो 2 तो आ गई और एक फ्लिपकार्ट वाले नहीं लेके आए। मन ही मन गाली दे रहा था मैं, मगर ठीक है कोई बात नहीं, वो भी बेचारे बनवा रहे होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू रहा है इस पे। सुप्रीम कोर्ट के व्यू जानने के लिए हम 3 केस पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1954। ठीक है, अब इसमें कोल माइन वगैरह का डिस्प्यूट था, वहाँ पे खदानें थी और सेंट्रल गवर्नमेंट उसे ओवरटेक करना चाहती थी। स्टेट नहीं दे रही थी, वो बोल रही थी कि नहीं हम नहीं देंगे, ये हमारे स्टेट का हिस्सा, आप कैसे ले सकते हैं, इसको कैसे ओवरटेक कर सकते हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, इसमें वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने बोला कि फेडरल है कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, आप अपने यहाँ सुप्रीम है, हम अपने यहाँ सुप्रीम है, आप इनक्रोच नहीं कर सकते हमारी लैंड को। तो मैटर सुप्रीम कोर्ट गया, काफ़ी कुछ सुनवाई हुई, तब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। लिख लीजिए ये, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रूली फेडरल एंड एंड state are not freely sovereign and state are not freely sovereign and state are not freely sovereign। इसके बाद एक केस हुआ था एस आर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एस आर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये बोमाई साहब उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और बाबरी कांड हुआ था, उस समय बाबरी को गिरा दिया गया था। तो कांग्रेस ने उठा, किसका, एस आर बोमाई? अच्छा, इंडियन इंडियन सुप्रीम कोर्ट का एक केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, तो उसका स्टेटमेंट बोलना है ना। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ट्रूली फेडरल, नॉट ट्रूली फेडरल and state are not freely sovereign and state are not freely sovereign। बात समझ गए, स्टेट आर नॉट फ्रीली सॉवरेन। ठीक है, इसके बाद जो केस था वो एस आर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। बोमाई, BOMMAI, एस आर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एस आर बोमई साहब उस समय बीजेपी के, बोमई कौन से उससे होते हैं, ये कौन होता है बोमई, कहाँ के होते हैं, बंगाल वंगाल के होते हैं क्या बोमई, ये कहाँ पाए जाते हैं बोमई टाइटल वाले लोग, किसी को आइडिया कहाँ से आते हैं ये सब? क्योंकि इधर यूपी में तो बोमई नहीं हमको दिखे। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ के होंगे, ढूंढ ही लेंगे इनको, हम रिसर्च किया जाए। एस आर बोमई साहब उस समय बीजेपी के प्रेसिडेंट थे और उसी समय बाबरी कांड हुआ था। तो बाबरी कांड हुआ तो उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट जो कि वहाँ उस समय सेंट्रल वगैरह में थी, उसने, कांग्रेस की थी या जिसकी भी रही हो, उन्होंने 4 जगह से, 4 स्टेट में बीजेपी की सरकार थी, वहाँ से उन्होंने सरकार गिरा दी। ठीक है, वो आर्टिकल आपका 356 वगैरह इंक्रोच करके। उसके बाद मैटर पहुंचा कोर्ट में, कोर्ट में सुनवाई होती रही, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक जजमेंट दिया था और उसने कहा था कि फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बीजेपी वालों ने क्लेम किया कि भाई फेडरल फीचर का वायलेशन है, तो कोर्ट ने इस पे जजमेंट दिया था, उसको लिखिएगा। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन but 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 this federalism serve for India, but this federalism serve for Indian, serve for Indian
but this federalism but this federalism is to for serve India, but this federalism is to for serve India, मतलब ये जो फेडरलिज्म है वो इंडिया को सर्व करने के लिए है, न कि तोड़ने मड़ोड़ने के लिए। ठीक है। अब इसी तरह एक और केस था, कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कुलदीप नैयर NAIYAR। कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था। अब इसका फैक्ट तो देखो ध्यान नहीं आ रहा मुझे क्या था, बट इसका वो देख लीजिए, जजमेंट लिख लीजिए, कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट federal principle is basic feature of Indian Constitution. Federal feature is federal principle is basic feature of Indian Constitution. Federal feature is basic करेक्ट करिएगा इसको, फेडरल प्रिंसिपल इज बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, but Indian federalism has more in favor of strong central, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फेडरल फीचर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बेसिक फीचर है, मगर ये फेडरलिज्म जो हमेशा फेवर करेगी वो किसके फेवर में रहेगी, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल के। बात समझ गए। तो ये टॉपिक आज ये वाला खत्म हो गया हमारा। ठीक है, इसको पढ़िएगा खुद से भी। अब जो दूसरा है आज जो करेंगे इस टॉपिक को, दूसरा वाला भी हम लोग करेंगे, क्योंकि कल से प्रियम्बल पढ़ना शुरू करेंगे, कल प्रियम्बल में आ जाएंगे। ठीक है, लिखते हैं कि नहीं आप लोग, नोट्स बनाते जाइएगा, आपकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा नहीं बताया जाएगा। ठीक है। अब देखिए जो दूसरा टॉपिक हमारा वो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है, या सिंपल वर्ड में बोलिए कि हम लोग कहाँ कहाँ से चीज़ें कॉपी किए हैं या इंस्पायर्ड हुए हैं, किस किस कंट्री से, किस किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सा पार्ट हमने अपने यहाँ इम्बॉडी किया है, मतलब अपने को एडॉप्ट किया है। इंस्पायर्ड फ्रॉम, अगर शॉर्ट में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं, इंस्पायर्ड फ्रॉम। ठीक है, तो हमने कौन कौन सा फीचर कहाँ कहाँ से लिया है वो हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। ठीक है, तो अमेरिका से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। सबसे पहली चीज़ हमने अमेरिका से ली है जुडिशियल रिव्यू। इसको आप लोग बार बार पढ़ेंगे, और ये सब चीज़ें जब हम अंदर पढ़ेंगे ना तब आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। अभी जान लीजिए आपने कौन सी चीज़ कहाँ से ली। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू क्या है ये हम आगे आपको बताएंगे। तो जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया। ये आर्टिकल 13 में आपको पढ़ाएंगे जब पढ़ाएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि जुडिशियल रिव्यू कोर्ट की पावर होती है किसी भी लॉ को एग्जामिन करने की, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट के अगेंस्ट में हो, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में हो, तो उसको क्या करती है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, दूसरा हमने यूएसए से लिया है फंडामेंटल राइट। अगर आपसे कोई पूछ ले कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है तो उसको तुरंत बताइएगा कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया है। तीसरा हमने क्या लिया है, इम्पीचमेंट ऑफ जजेस। हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। चौथा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 में दो चीज है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो टर्मिनोलॉजी है,
तो उनमें जो पहली टर्मिनोलॉजी है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो वाली हमने अमेरिका से ली है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमने कहां से ली है? अमेरिका से ली है। मैं एक बार आर्टिकल 14 आप लोग को रिसाइट कर देता हूं, बोल देता हूं यहां से। बेयर एक्ट आप लोग अपने पास रखा करेंगे, ये बेयर एक्ट ना बोल के बेयर टेक्स्ट बोलिए, बट वो मुंह से बेयर एक्ट निकलेगा, आदत है ना, तो उसको अपने पास रखा करिए कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। और अगर हो देखिएगा उसमें क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 14 में, ठीक है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ है ये हमने यूके से लिया है, मतलब ब्रिटेन से, और दूसरा जो है द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ये हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। तो चर्चा करेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है या दोनों सेम है, ये जब पढ़ेंगे आर्टिकल 14 तब इस पे बात करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद है आइडिया ऑफ प्रियम्बल। आइडिया ऑफ प्रियम्बल ये नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो लाया था वो वहां से आया था, मगर ये प्रियम्बल का जो आइडिया है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। प्लस जो आपका अमेरिका यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन है, यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन, जो यूनाइटेड नेशन है उसके डिक्लेरेशन में भी बात की गई है, तो कई बार दोनों पूछ लेता है, तो इसलिए दोनों समझ लीजिए, यूएसए प्लस यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन, इसको वहीं शॉर्ट में लिख लीजिएगा कहीं, ये दोनों से जगह से लिया गया है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो आता है पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट, ये भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। आगे पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, किसकी किसकी पावर? प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की पावर भी हमने कहाँ से कॉपी की है या इंस्पायर हुए हैं हम? अमेरिका से। और लास्ट क्या है? आइडिया ऑफ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है, कि हमारे पास एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये भी आइडिया हमने अमेरिका से लिया है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने अमेरिका से ली है। देख लीजिए कितनी चीज़ें हो गई। फिर भी ट्रम्प साहब को लगना चाहिए ना, हम उन्हीं की कंट्री हैं, इतनी चीज़ें ले रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, नियरली 8 पॉइंट है, हाँ बहुत सही। अब इसके बाद देखिए हमने यूके से क्या लिया। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, मतलब जिसको ब्रिटेन या लंदन भी समझिए ऐसे, वहां से हमने लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम। वहां से हमने क्या लिया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और दूसरा कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमने कहां से लिया है? यूके से लिया है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 वाला, जिसको आप लोग क्या बताया मैंने? इक्वलिटी बिफोर दी लॉ, इक्वलिटी बिफोर दी लॉ, समझ गए? चौथा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट तो हमने अमेरिका से लिया है, मगर उसको सस्पेंड करना हमने कहां से सीखा? ब्रिटेन से या यूके से। देख लीजिए, यही फंडामेंटल राइट सबका छीनते रहते थे, हर जगह जाते थे, कॉलोनी बनाते थे, कब्जा कर लेते थे, लोगों को मारते थे। तो ये प्रोविजन अपने आइनों ने रखा हुआ है, ठीक है। आप कंट्री के नाम से ही समझ जाएंगे। जैसे अमेरिका वाले में देखिए, जुडिशियल रिव्यू की पावर हमने जज को दी थी, तो जज को भी हटाने की पावर हमने पार्लियामेंट को दे दी, ताकि बैलेंस बना रहे। इसको ऐसे याद करिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो गया। इसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी ये तो हो गया ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, आर्टिकल 105, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर्टिकल 105, ये भी हमने कहां से ली थी? यूके से लिया था। इसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ है वो भी हमने कहाँ से लिया था? यूनाइटेड किंगडम से लिया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर,
डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, आर्टिकल 310 310, ये भी हमने कहाँ से लिया है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, बस अभी जानिए कौन सी चीज़ कहाँ से लिया है। ये भी हमने यूके से लिया है, ठीक है। अब हटाएं। अब देखिए कनाडा से क्या क्या लिया हमने। कनाडा, वन ऑफ द ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री, कनाडा। हालांकि वो मिनी पंजाब है, पंजाब जाइए या कनाडा जाइए, बात एक ही है। कनाडा कनाडा बोलते रहते हैं वो सब, ठीक है। अब देखिए कनाडा से हमने पहला ही पॉइंट लिया है, आइडिया ऑफ फेडरलिज्म, आइडिया ऑफ फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या लिया हमने? आइडिया ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो होगी, मगर जो सेंट्रल होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरा क्या लिया है? रेजिड्यूरी पावर ऑफ, रेजिड्यूरी पावर टू सेंटर। दूसरा हमने लिया है रेजिड्यूरी पावर टू सेंटर, रेजिड्यूरी पावर, RESIDURY, रेजिड्यूरी पावर टू सेंटर। देखिए रेजिड्यूरी पावर क्या होती है? अगर किसी भी मैटर पे अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, किसी भी मैटर पे अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, तो उस मैटर पे लॉ हमेशा सेंट्रल बनाएगी, ठीक है। कहीं भी अगर कोई चीज साइलेंट है तो समझ जाइए सेंटर के पास उसकी अथॉरिटी है, तो रेजिड्यूरी पावर, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ओपिनियन भी दे सकता है अंडर आर्टिकल 141, 141 ही है शायद, ठीक है। तो एडवाइजरी ओपिनियन के लिए, एडवाइजरी ओपिनियन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है गवर्नमेंट, और ये वाली पावर हमने कहाँ से ले आई है? कनाडा से। एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पावरफुल सेंट्रल, ये भी हमने कनाडा से लिया है, पावरफुल सेंट्रल। इसके बाद एक वर्ड है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आप देखिए, अगर आप बेयर टेक्स्ट हो आपके पास, बेयर टेक्स्ट खोलिए, बेयर टेक्स्ट खोलिए और उसमें आर्टिकल 1 देखिए। आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। वहां क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। हम फेडरेशन नहीं है कि अलग अलग लोग आए इस फेडरेशन को ज्वाइन की, जैसे अमेरिका में क्या है, अलग अलग कंट्री आई एक साथ मिली और एक यूनियन फेडरेशन बना लिया उन लोगों ने। हम ऐसा नहीं है, हम एक ही हैं। हम अपने आप को डिवाइड करने, अपने आप को रूल करने के लिए, इतनी बड़ी सी जो हमारी पॉपुलेशन है और ये जो हमारा क्या कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, इतना बड़ा हमारे पास टेरिटरी है, तो उसको रूल करने के लिए हम इस यूनियन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किए थे, जो कि स्टेट बनाए थे हमने, जैसे यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, झारखंड, ये सब हमने अपने आप को रूल करने के लिए बनाए थे। मगर बाहर से अगर हम देखेंगे तो हम एक ही हैं, बात समझ गए। तो द यूनियन ऑफ स्टेट, ये जो वर्ड है ये भी हमने कनाडा से लिया है। और अभी रिसेंटली हमने लिया था एक, सॉरी, अभी रिसेंटली हमने लिया है जीएसटी। जीएसटी भी जो हमने अडॉप्ट किया है ये कनाडा वाली जीएसटी है, ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट इसमें होगा रिजर्वेशन ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। रिजर्वेशन ऑफ द बिल, रिजर्वेशन ऑफ द बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट कंसेंट, ये भी हमने किससे लिया है? कनाडा से लिया है। ये सब पढ़ाएंगे आपको आगे, ठीक है। अब अगला लिखिए आयरलैंड, IRELAND, आयरलैंड, जिसको इरिश भी बोलते हैं, IRIS, इरिश। आयरलैंड को इरिश भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कई बार इरिश से क्या क्या लिया है, तो लोग सोचते हैं ये इरिश क्या है, ठीक है। तो आयरलैंड ऑब्लिक इरिश, IRISH, इरिश, आयरलैंड को इरिश भी बोलते हैं। तो राज्यसभा का जो कॉन्सेप्ट है, राज्यसभा का कॉन्सेप्ट, सेटअप, ये सब पूरा हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी हमने कहां से लिया है? इरिश से लिया है, ठीक है। इसके बाद है हमारा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका हमने वहां से भी ले लिया कुछ ना कुछ। देखिए साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है। इसके बाद है जापान। जापान,
पान। ठीक है, जापान से हमने क्या लिया है, आर्टिकल 21 में एक वर्ड यूज है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। हालांकि ये वर्ड अब नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कर दिया है। वो पढ़ेंगे हम लोग तब आपको बताएंगे। तो ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दोनों में क्या अंतर है, ये भी उसी समय डिस्कस करेंगे। अभी बस जानिए कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ हमने कहाँ से लिया है, जापान से लिया है। अब इसके बाद पढ़ते हैं यूएसएसआर, जिसको आप लोग रसिया बोलते हैं, यूएसएसआर, रशिया। रशिया से हमने क्या लिया है, रशिया से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से लिया है, रशिया से लिया है। अब इसके बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड जर्मनी एक साथ, क्योंकि ये वाला पार्ट हमने दोनों में है, दोनों जगह से उठाया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड जर्मनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एंड जर्मनी, इन दोनों से हमने क्या लिया है, इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी में हिटलर ने लगा के रखा था और 1935 एक्ट ने अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लगा के रखा था। याद रहेगा आप लोगों को अब ये चीज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जर्मनी से हमने क्या लिया है, इमरजेंसी प्रोविजन लिया है। ठीक है, अब इटली से क्या लिया है हमने, इटली, इटली से लिया है हमने फॉर्मेशन एंड अल्टरेशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार बनाना और सरकार बदलना। इटली वाले ही तो कर रहे हैं आजकल, महाराष्ट्र में कर दिए, ठीक है, बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, राजस्थान में किए हैं और कहाँ किए हैं भी देखिए, कर रहे हैं राजस्थान में, मतलब एमपी में किए, मध्य प्रदेश में किए, राजस्थान में कर रहे हैं। अभी छुट्टी पर अमित शाह है 14 दिन की, तो वो छुट्टी से जब लौट के आएंगे तो पहला काम यही होगा कि राजस्थान की गवर्नमेंट को डिस्टेबल कर देंगे, और झारखंड में भी होने ही वाली है जल्द ही। ठीक है, अब ये मत पूछिएगा हमको कैसे पता चलता है, ठीक, सब सीवीएस बताता है मुझे। ठीक है, आगे देखिए, इटली से हमने क्या लिया है, फॉर्मेशन एंड अल्टरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस। अब लास्ट हम लोग देखेंगे फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रांस से लिया हमने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड यूज हुआ है रिपब्लिक। ठीक है, हम लोग रिपब्लिक है ना, फंड उसमें भी देखिए, प्रियम्बल में भी होगा। तो रिपब्लिक वाला जो वो कॉन्सेप्ट है पूरा हमने कहां से लिया है, फ्रांस से लिया है, क्योंकि फ्रांस की रिपब्लिक सबसे पुरानी मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद है आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये भी हमने कहां से लिया है, फ्रांस से लिया है। बात समझ गए। अब ये तो इतना हमने कहां कहां से लिया था। अब देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो स्ट्रक्चर वाला पार्ट हो गया इसका, ये बस इतना ही जानिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एलएलएम या नेट वेट के एग्जाम में आ जाता है। तो स्ट्रक्चर पार्ट होता है, ठीक है। दूसरा होता है पॉलिटिकल पार्ट, ये फिलॉसफी के पर्पज से बता रहा हूँ, ठीक है। पहला होता है स्ट्रक्चर पार्ट, दूसरा होता है पॉलिटिकल पार्ट, और तीसरा होता है फिलॉसफिकल पार्ट। फिलॉसफिकल पार्ट देखिए, स्ट्रक्चर पार्ट, पॉलिटिकल पार्ट, फिलॉसफिकल पार्ट। फिलॉसफी से बना फिलॉसफिकल, PHILOSPHICAL, फिलॉसफिकल पार्ट, ठीक है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, इसको हमने 1935 एक्ट से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। स्ट्रक्चर पार्ट हमने लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पॉलिटिकल पार्ट हमने कहां से लिया है, ब्रिटिश से, ठीक है। पॉलिटिकल पार्ट हमने कहां से लिया है, ब्रिटिश से। और फिलॉसफिकल पार्ट हमने कहां से लिया है, अमेरिका से। अमेरिका वाले बस फिलॉसफी करते हैं, कुछ करते नहीं, बस लड़ाई लगाते हैं हर जगह। बात समझ गए, समझ गए, ठीक है। और रोक देना, बहुत पढ़ लिया आप लोग। एक बार एक और चीज देख ही लेते हैं, इतना देख लिए तो एक और चीज देख लेते हैं, छोटी सी बहुत है। सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये यूपी के एग्जाम में एक बार पूछ लिया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर बताइए। तब तक तो आप समझ गए होंगे कि साइलेंट फीचर मतलब इंपॉर्टेंट फीचर जो होते हैं, SALIENT,
सेलिएंट फीचर क्या क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसको तैसे समझते चलिए। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, पहला है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है ये दुनिया का, सबसे भारी भरकम कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें कितने आर्टिकल हैं, मोर देन 400 आर्टिकल है। अभी कितने चैप्टर हैं, 22 चैप्टर है, और 26 चैप्टर अब तो हो गए होंगे, ओरिजिनली 22 थे। और कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है, कितने शेड्यूल हैं, पहले 8 थे अब 12 हो चुके हैं। ठीक है, और सबसे सबसे छोटा कहाँ का माना जाता है, अमेरिका का। अब लैंग्वेज जान रहे हैं कि सबसे बड़ा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, तो सबसे छोटा भी जान लीजिए अमेरिका का, उसमें 7 होता आर्टिकल है। ठीक है, अब उसके बाद है दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे, सैलेंट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो हो गया इतना, इसमें और पढ़ लीजिएगा, ये थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा है यूनिक ब्लेंड ऑफ रिगिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब समझा चुके हैं आप लोग को पढ़ाते वक्त ही। यूनिक, UNIQUE, यूनिक ब्लेंड ऑफ रिगिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ फीचर हमारे ऐसे हैं जिसको हम आराम से अमेंड कर सकते हैं, कुछ फीचर है जिसको अमेंड करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 2/3 मेजोरिटी में प्रेजेंट होंगे, वोटिंग होगी, अदर और 50+1% स्टेट से कंसेंट लेना पड़ेगा, मतलब वो भी अपने यहाँ पास करेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद है फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 में दिया हुआ है। चौथा पॉइंट है फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 में डिटेल फंडामेंटल राइट दिए हुए। आर्टिकल 32 तो सुप्रीम कोर्ट के पास आप सीधे जा सकते हैं। ठीक है, इसके प्रोटेक्शन के लिए। अगला क्या है, DPSP पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहाँ से लिया है। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे तो जान जाएंगे, बस भी जानिए कि ये फीचर है। इसके बाद है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। अगला क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। आपको हम बता ही चुके हैं कैसे, क्योंकि गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल करेगी। इमरजेंसी प्रोविजन है, बाउंड्री कौन बदल सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बदल सकती है। तो ये सब चीजें, और नेशनल इंटरेस्ट में लॉ भी बना सकती है आर्टिकल 249 के अंतर्गत। ठीक है, अगला पॉइंट है अडल्ट सैफ्रेज, SUFFARGE, अडल्ट सैफ्रेज मतलब राइट टू वोट, आर्टिकल 326। ठीक है, तो हमारे यहाँ राइट टू वोट है, जो भी 18 साल से ऊपर होते हैं और वो गवर्नमेंट को चुनते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अडल्ट सफरेज। ठीक है, और 8वां पॉइंट क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लिख दीजिएगा सब कुछ इस पे। सुप्रीम कोर्ट है, अपॉइंटमेंट क्या होता है, कोलेजियम बेस्ड है अभी तो। ठीक है, कोलेजियम करती है, पढ़ाएंगे इसके बारे में। 9वां है सेकुलर स्टेट, हालांकि इनिशियल इंडिया में सेकुलर वर्ड ऐड नहीं था, फिर भी अगर आप देखेंगे आर्टिकल 25 के आगे, तो जो भी रिलीजियस मैटर वगैरह के लिए थे वो सब हम लोग के पास फ्रीडम थी उस समय भी, ऐसा नहीं है। ठीक है, 28 तक पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, 24, 25, 26, 27, 28 ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट था। सिंगल सिटीजनशिप हमारे यहाँ थी मतलब है, अभी भी है। ठीक है, पहले JNK में थोड़ा इधर उधर का था, मगर वो ख़त्म कर दिया गया है। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और लास्ट नॉट लीस्ट जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये सब क्या है, कितने टोटल पॉइंट बताया आप लोगों को मैंने, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बाद। ठीक है, ठीक है, हाँ बस बहुत है, 11 पॉइंट बता दिए। अब कल प्रीएम्बल पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, ज़्यादा पढ़ा दिए क्या।